सनराइज न्यूज में आज की बात के मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं और आज कई अहम मुद्दे आज की बात में हम उनको टटोलेंगे, उनको समझेंगे और उसके पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करेंगे। निसार सिद्दीकी आज हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं और तमाम मुद्दों पर अच्छी समझ के साथ अपनी बात को रखने के लिए वो जाने जाते हैं। निसार, आपका स्वागत है सनराइज न्यूज पर। निसार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ हम जिन मुद्दों को लेकर हाजिर हुए हैं उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम समेटेंगे। दरअसल बिहार में समाजवादी पार्टी दरअसल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच स्थिति क्या बनेगी विधानसभा चुनाव से पहले, उसको लेकर शिवपाल के नया बयान जो आया है पीलीभीत में जो उन्होंने दिया उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि मैं भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं 2022 में। वहीं बिहार की राजनीति में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के समर्थक आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव के जो बयान अब तक आए हैं, जो ट्वीट उनके आए हैं, उसको देखकर ये लग रहा है कि स्थिति पार्टी संगठन में जिस तरह की स्थिति बन रही है वो आने वाले दिनों में अगर सुलझाई नहीं गई तो मुश्किल हो सकती है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का एपिसोड कहीं बिहार में न देखने को मिले। और बात फिर हम करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी की। दरअसल बेबाक बयानों को लेकर वो बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वो अगर बीजेपी के साथ भी हैं तो भी वो सरकार की आलोचना करते नहीं थकते हैं और वो अन्य विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी बीजेपी में रहते हुए कर भी देते हैं। कभी कभी उनके बयान इस तरह से भी आ जाते हैं। और बीजेपी अब मौजूदा हालात में तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर जो उनके बयान आ रहे हैं या जो सुझाव उनके आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो सरकार भी नहीं दे रही है। इस पर हम आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ, जहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों आपस में साथ आएंगे, कब आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर एक तरह से विरोधाभासी बयान भी आते हैं। और कभी कभी ये लगता है कि शिवपाल यादव तैयार हैं, अखिलेश नहीं तैयार हैं, कभी अखिलेश तैयार नजर आते हैं तो शिवपाल दूर पर भागते नजर आते हैं। अब शिवपाल यादव ने पीलीभीत पे ये बयान दिया कि मैं अपने भतीजे अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के साथ गठबंधन तब करूंगा मेरा सम्मान मुझे वापस मिले। दरअसल ये सम्मान की जो रेखा है, हर राजनेता इसको खींचता है जब उसे मोलभाव करना होता है। अगर आप बागी हो जाते हैं पार्टी से तो आप सम्मान की दुहाई देकर बगावत को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप गठबंधन करना चाहते हैं तो आप एक लाइन खींचते हैं कि मुझे सम्मान मिलेगा तो मैं गठबंधन कर लूंगा। सरकार को अगर समर्थन देने की बात आती है तो भी नेता इसी सम्मान की लाइन को बड़ा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हमें और हमारे लोगों को, हमारी विचारधारा को सम्मान मिलेगा, इसलिए हमने इनका समर्थन कर दिया। दरअसल अब शिवपाल यादव जिस सम्मान की बात कर रहे हैं, दरअसल वो सम्मान आपकी नजर में क्या नजर आ रहा है? क्या वो ज्यादा सीटों के मोलभाव पर अब बात करने को तैयार हो रहे हैं, या ये लग रहा है कि कोई किसी और बड़े ऑफर की तरफ वो नजर उठा के देख रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो ये पोस्टें सुनिश्चित कर दी जाए पहले से, तब मैं आपके साथ आऊंगा। दरअसल सबसे बड़ा मसला यही आता है कि वो आखिर सम्मान कौन सा चाहते हैं। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने पहले ही कह रखा है कि वो जसवंत नगर सीट से किसी कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे जो शिवपाल यादव की सीट रही है। दूसरी चीज कि अखिलेश यादव ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि वो हर छोटे बड़े दल से गठबंधन करेंगे, हर छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। तो आखिर शिवपाल जी को ऐसा कौन सा सम्मान चाहिए जो वो चाहते हैं, सवाल ये है। दूसरी चीज की राजनीति है, उनकी भी अपनी एक पार्टी है। तो अगर जैसे कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अगर उसको देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव से ज्यादा शिवपाल यादव को अखिलेश के साथ की जरूरत है। अभी हालिया चुनाव कई देखें तो मैं मतलब कि अभी इटावा से आ भी रहा हूं मैं, बिना अखिलेश यादव के समर्थन के शिवपाल जी अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं। बहुत वहां पर टफ मुकाबला हो जाएगा। तो अखिलेश यादव से ज्यादा शिवपाल जी को जरूरत है कि वो अखिलेश यादव से जुड़ें, इसलिए वो जो है कह रहे हैं कि भतीजों को सीएम बनाना चाहते हैं। बीच की लाइन उनकी ये है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से अखिलेश यादव से इन सब बातों के जरिए वो कुछ सीटें हासिल करें, और अखिलेश यादव दे भी सकते हैं उनको अगर वो एक बेहतर तरीके से उन बातों को रख सकें तब। निसार, ऐसे में जो अभी पंचायत चुनाव हुए, कहा ये जाने लगा कि जिस तरह की स्थिति बनी और जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव हुए उसमें पार्टी के कई कैंडिडेट तो नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए, कुछ ने विड्रॉ कर लिया और हालात ये हुए कि ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के हाथ
अध्यक्ष पद को लेकर बहुत कुछ नहीं लगा। जो तमाम पुराने नेता थे वो कह रहे थे कि अगर शिवपाल यादव आज पार्टी के साथ होते, तो शायद ये स्थिति ना होती। कार्यकर्ता और जो नॉमिनेशन करने वाले उम्मीदवार थे, उनके नॉमिनेशन इस तरह से फाड़े नहीं जाते, इतना डरे हुए कार्यकर्ता नहीं होते। कई जो वरिष्ठ नेता हैं या जो जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, वो ये कहते हैं कि शिवपाल यादव की पकड़ कार्यकर्ताओं पर बनिस्बत अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा है। इसलिए शिवपाल यादव का वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक राय ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से नई पीढ़ी को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा है, जो नया वर्ग जुड़ा है, नया युवा जुड़ा है, उसने अखिलेश यादव को ये हौसला दिया है कि वो अपने चाचा से बात कर सके इस बात को लेकर कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं मेरी लाइन सही है, आपको साथ आना है तो आइए, नहीं तो मैं अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। देखिए, पंचायत चुनाव के हिसाब से आपने बात की तो उसमें 2 बातें हैं। एक चुनाव होता है जो जनता चुनती है और एक चुनाव होता है जो चुने हुए लोग चुनते हैं। तो जहां तक जिला पंचायत का मामला है, तो जो जनता से डायरेक्ट चुनाव था, वहां पे सपा जीत के आई। लेकिन जो चुने हुए मेंबर एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, उस चुनाव में सपा हारी। तो ये चुनाव क्या होता है कि ये चुनाव जो है वो हमेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह से होता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 12 तक बसपा की हुकूमत थी, तो बसपा ने 63 सीटें जीती थी। उसके बाद 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो सपा ने 65 सीटें जीती थी। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो इस सरकार में भाजपा ने 67 सीटें जीती हैं। तो ये जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसमें हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और जहां तक रही पर्चे फाड़ने की बात और नॉमिनेशन न होने पाने की बात, तो मैंने आपको पहले ही एक लाइन में बता दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ये चुनाव होता है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हो, और ये किसी भी स्टेट के अंदर हो, ऐसे ही होता है। तो इन सब चीज देखिए, लेकिन इसमें एक फर्क करने की जरूरत यह है कि जो संगठन का चुनाव होता है, उसमें अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि उनकी पार्टी का संगठन अच्छे से वर्क किया, तभी जो है वो जिला पंचायत के सबसे ज्यादा मेंबर जीत के उत्तर प्रदेश में आए। इवन जो भाजपा जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है, उसके मेंबरों को उन्होंने हराया, उसकी पार्टी को उन्होंने हरा दिया। तो ये एक आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि जनता के बीच में जो एक्सेप्टेंस है वो इनकी बढ़ रही है। और पंचायत चुनाव के जो अध्यक्षों के चुनाव होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होते हैं, उनसे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल निसार एक चीज़ इस पे और जोड़ दूँ ज़रा उस पे भी आपकी राय जानना चाहूँगा कि अखिलेश यादव को लेकर ये सवाल भी अब उठ रहा है क्योंकि सनराइज़ न्यूज़ की टीम लगातार अलग-अलग ज़िलों का दौरा कर रही है, वहाँ जा रही है, लोगों से पूछ रही है। एक सवाल बार-बार ये आ रहा है कि अखिलेश यादव ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और लखनऊ में टीवी इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो लखनऊ और पार्टी के एडिटोरियम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमने देखा महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करना था तो उन्होंने लखनऊ में वो ऑर्गेनाइज करवाया और अपना एडिटोरियम महान दल को देकर वहां पर वो बैठक कर ली। अखिलेश यादव लखनऊ से बाहर निकलने से झिझक क्यों रहे हैं? क्या एक्सेप्टेंस उनको ये लग रहा है कि ट्विटर के जरिए उनकी ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि जमीन पर अखिलेश यादव कब उतरे थे शायद किसी को याद नहीं है। संघर्ष जो होता है कि विपक्षी नेता के तौर पर वो शायद वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब आपने बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहली चीज कि जो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी थी और जो अखिलेश समाजवादी पार्टी है, इन दोनों में बहुत फर्क है। मुलायम सिंह यादव जब विपक्ष में हुआ करते थे, तो वो जन आंदोलन को हथियार बनाते थे। सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर जनता के मुद्दों को लेकर के रहते थे और आंदोलन करते थे। आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर आंदोलनों के हिसाब से अगर देखूं तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट अजय कुमार सिंह लल्लू हो। तो अखिलेश यादव के साथ ये एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप रहा है कि वो जनता के मुद्दों पर सड़क पर नहीं है। वरना आप सोचिए कि अ, जो सड़क का मामला है, जो बिजली का मामला है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क पर अगर अखिलेश यादव उतरते तो युवाओं के दिल को छूते। आप एक तुलना और भी देख लीजिए कि तेजस्वी यादव की बिहार में
लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी हार हुई, एक भी सीट नहीं जीत पाए वो। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को टक्कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लगातार जनता के बीच में संघर्ष करते रहे, हर जगह पे वो मौजूद रहे। हर पटना में अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है तो रात के 12 बजे तेजस्वी पहुंचते हैं। अखिलेश यादव के साथ ये प्रॉब्लम है, वो नहीं जा पा रहे हैं। और राजनीति में कहा जाता है कि जनता के मुद्दों पर जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक नहीं करेंगे, तो जो है बिल्कुल आप जो है उसमें फिट नहीं बैठेंगे। और शायद भैया जी का ही कहना है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। लोहिया के मानने वाले अखिलेश जी सड़कों को सूनी करके संसद को आवारा कर दिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कोट आपने किया और आपने यहाँ पर तेजस्वी का जो ज़िक्र किया है, बिहार की राजनीति का की तरफ आप रुख कर लेते हैं क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच क्या कोई द्वंद आपको नज़र आ रहा है या एक तरह से अहम की लड़ाई चल रही है कि मेरे समर्थक यहाँ क्यों नहीं है और जो संगठन में जो लोग हैं वो तेज प्रताप को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वजह क्या आपको नज़र आ रही है जो ताज़ा हालात बन रहे हैं? कहा ये जा रहा है, जो सवाल भी हमने शुरुआत में कहा कि अगर देर कर दी इस मुद्दे को सुलझाने में, कहीं समाजवादी पार्टी पार्ट 2 बिहार में ना दोहरा दी जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी का मामला जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था और बिहार का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तेजस्वी यादव एक्सेप्टेबल नेता बन चुके हैं बिहार के। तेज प्रताप यादव पार्टी के अंदर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मतलब कि पॉलिटिकली साइडलाइन न किया जाए, उनके भी लोग संगठन में रहे, उनकी भी एक्सेप्टेंस पार्टी में बराबर बनी रहे। और तेजस्वी यादव से वो बड़े हैं तो उनको ये फील होता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। अभी आप देखिए कि पार्टी कार्यालय के बाहर उनके प्रोटेस्टर उनके जो है समर्थकों ने एक पोस्टर लगा दिया था जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी, उसको रातों रात हटा दिया गया। ठीक है, ये अपना पार्टी का एक अलग मामला होता है, लेकिन तेज प्रताप का मसला यही है कि वो पार्टी संगठन के अंदर अपना सम्मान चाहते हैं। और तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसको मतलब कि ज्यादा तवज्जो दिया जाए, ज्यादा जोर दिया जाए। दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि तेज प्रताप ये चाहते हैं कि संगठन के अंदर उनकी भी एक्सेप्टेंस रहे, उनकी भी स्वीकार्यता रहे। और इसी चीज को लेकर के वो पार्टी के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट से लड़ते हैं, फैमिली के अंदर लड़ते हैं और इन सब चीजों के अंदर लड़ते हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव जनता के बीच में एक्सेप्ट कर दिए गए हैं। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव से पहले से मीसा भारती, जो लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं, वो राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन उनकी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। तेजस्वी यादव को हर एक कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर चुका है और यही तेजस्वी यादव को पार्टी और संगठन के ऊपर स्टैब्लिश करती है। क्या आपको लग रहा है कि जिस वक़्त तेजस्वी यादव को लीड करने के लिए लालू परिवार ने आगे किया, जिस वक़्त इस बार ये तय परिवार के भीतर ये तय हुआ कि तेजस्वी लालू यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ेंगे, तो क्या तेज प्रताप का जो रोल था वो डिफाइन नहीं किया गया? ये एक कमी रह गई कि जिसकी वजह से तेज प्रताप इस वक़्त इस कोशिश में है कि दरअसल उनके हिस्से का जो सम्मान है वो उनको मिले। तो ये एक कमी आपको लग रही है? क्या लालू यादव अब जब जेल से बाहर हैं, तो उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो डिफाइन कर दें कि तेज प्रताप की दरअसल कितनी इम्पोर्टेंस है, किस लाइन तक उनका सम्मान है और क्या कुछ उनके अधिकार हैं? वो देखिए, जब तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तभी से डिसाइड है वो कि कौन पार्टी को लीड करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि तेज प्रताप वो मटेरियल नहीं है जो वो एक मास लीडर के तौर पर बन सकें। वो विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, लेकिन एक राज्य के नेता नहीं बन सकते। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि जो उनके पिछले जो उनके क्रियाकलाप हैं, वो साबित करते हैं कि जो है उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। वो युवाओं से कनेक्ट फील नहीं करते हैं। उनका जो एक एग्रेशन, चाहे आपको सदन के अंदर दिखे, चाहे पार्टी की रैलियों में दिखे, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलब जो छुटभैया नेता के टाइप एक एग्रेशन तुरंत आ जाता है। एक मजेदार नेता के अंदर वो नहीं होता है। लालू यादव कितने शालीन नेता हैं। तेजस्वी यादव हर एक तरह के एलिगेशन को बर्दाश्त करते हैं और उसको जो है बहुत ही लॉजिकली जवाब देते हैं। लेकिन तेज प्रताप तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं और यही यही चीज जो है उनको उनका एक बैकड्रॉप बहुत बड़ा रहा है। दूसरी चीज कि
तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार में किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए। वो युवाओं से कनेक्ट फील करते हैं, वो महिलाओं के साथ जुड़ते हैं, वो हर एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ जुड़ते हैं। तो तेज प्रताप यादव की जो है बहुत ही लिमिटेशंस है। तो ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं दोनों के बीच में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तेजस्वी यादव को सीएम का जो है मतलब कि पार्टी ने जो है मतलब कि आगे बढ़ाया उनको, और खुद तेज प्रताप यादव ने ये कह दिया कि मैं अर्जुन हूँ, मेरा अर्जुन तेजस्वी है और सीएम वही बनेंगे। तो वहीं से लाइन डिसाइड हो गई थी कि पार्टी संगठन और पार्टी के ऊपर किसका सिक्का चलेगा। लेकिन ऐसे में निसार, जब वरिष्ठ जो नेता हैं आरजेडी के, उनके साथ जब तू मैं तेज प्रताप की सीधे तौर पे होती है, वो बयान खुलकर सामने आने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो वरिष्ठ नेता हैं वो मिलकर तेजस्वी यादव के साथ काम कर रहे हैं। तेज प्रताप अगर किसी अलग भाषा में उनके साथ व्यवहार करेंगे तो क्या ये एक नुकसान नहीं होगा? इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि जिस तरह से साक्षी महाराज बीजेपी के कभी अंदर विरोध करते हैं, कभी बाहर विरोध करते हैं, कभी साथ रहते हैं, कभी रहते हैं उस तरह से। तो ऐसे ही तेज प्रताप को मान लीजिए कि इनका विरोध पार्टी के अंदर इतना डैमेज नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हर कार्यकर्ता अपने आप को या तो लालू यादव से कनेक्ट फील करता है या तेजस्वी यादव से। तीसरा लालू परिवार में कोई शख्स नहीं है जिससे कार्यकर्ताओं के मतलब कि उनके अंदर वो एक विल हो जो कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर सके। तो मास लीडर के तौर पर या तो लालू प्रसाद यादव हैं या तेजस्वी यादव हैं। मैं आपको फिर कह दे रहा हूं कि लालू तेजस्वी यादव के बाद राबड़ी देवी भी वो लीडर नहीं है जो कार्यकर्ताओं से बिल्कुल कनेक्ट फील कर सके। तो इसलिए कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को लीडर मानता है, लालू प्रसाद यादव को लीडर मानता है। बाकी परिवार के लोग विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, लेकिन वो एक स्टेट के लीडर कभी नहीं बन सकते। ठीक है। ये मेरा ऐसा मेरा अपना अनुमान है। ठीक। आज की बात में निसार, अब चलते-चलते हम एक सवाल जो हमने बात की थी सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर, उस पर भी आपके कमेंट चाहूँगा कि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस बात को कह रहे थे कि तालिबान को लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं अशरफ गनी को भारत लाना चाहिए। तमाम तरह के वो बयान दे रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि आने वाले वक़्त में चीन, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भारत पर अटैक करेगा। सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। क्या इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी के इस तरह के बयानों को लेकर, या सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों को भी हम इस तरह से लें कि वो दरअसल चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी को आप जो है तेज प्रताप यादव मान लीजिए। वो ऐसे बयान देते रहते हैं और उनकी बयानों को कोई सीरियसली नहीं लेता। वो आज से नहीं, अरुण जेटली जब से फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से जो है वो सरकार के नीतियों के खिलाफ जो है वो कमेंट करते रहे हैं। वो कितना हद तक सही है, कितना हद तक सही नहीं है, इसका जो है अलग विश्लेषण है। लेकिन इनको क्या नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी के अंदर कोई सीरियस नहीं लेता है। दूसरी बात, अगर इतनी सीरियस ली जाती है इनकी बातों को, तो वो जब जेटली के टाइम पे जब इतना विरोध करते थे तो उस टाइम पे नहीं लिया गया। उसके बाद वो कई ऐसे मौके रहे हैं जिन पे जो है आर्थिक मोर्चा हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे इवन तालिबान क्राइसिस हो, इन सब पे वो जो बात करते हैं उन बातों को कोई उनको जो है सीरियस नहीं लेता है। बहुत शुक्रिया निसार, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनराइज न्यूज के तमाम दर्शकों से भी हम कहेंगे कि हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सनराइज न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया निसार, तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया।